वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की लेक्चर नंबर 2 को। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि वीडियोस सी के आने में थोड़े से टाइम लग गए। मैंने लेक्चर 1 काफ़ी टाइम पहले अपलोड किया था, उसके बाद बहुत दिनों बाद ये लेक्चर नंबर 2 आ रहा है। बट आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा कि मैं हर रोज़ एटलीस्ट सी लैंग्वेज के ऊपर 1 या 2 वीडियोज़ अपलोड करूंगा, जिससे आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा और ये मेरी गारंटी, एग्जाम से पहले मैं आपकी सारी चीज़ें यूट्यूब पे खत्म करूंगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको सी लैंग्वेज अगर कवर करना है तो मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डालना स्टार्ट किया है। आप जाके लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि MSBT डिप्लोमा की आपको सारी चीज़ें बहुत ही हाई क्वालिटी में मिलती हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहाँ पे मैं नोट्स को शेयर करने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको बताया था सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होता है। और थोड़ा ये बोरिंग लेक्चर भी था, क्योंकि एल्गोरिथम्स के बारे में जनरली किसी को उतनी परवाह नहीं होती है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग डायरेक्टली करते हैं। बट एल्गोरिथम्स भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको एल्गोरिथम्स को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना आना चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली अपनी प्रोग्रामिंग पे आने वाले, सी लैंग्वेज पे आने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको समझाया था कि सी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब जब हम प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में आते हैं, किसी भी, आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप इवन ENTC डिपार्टमेंट में भी अगर आप हैं, या कंप्यूटर IT किसी भी डिपार्टमेंट में, प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे पहला जो लैंग्वेज हम सब पढ़ते हैं वो है सी लैंग्वेज। अभी इसका ये मतलब नहीं कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे पहला लैंग्वेज सी लैंग्वेज था, नहीं। बट जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, हमारे एकेडमिक्स में जो लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला लैंग्वेज है सी। दैट मीन्स कि आप इसको सी लैंग्वेज को एज हमारे अल्फ़ाबेट का लेटर A समझ सकते हैं कि एकदम बेसिक से यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग बताई जाती है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सी लैंग्वेज एग्जैक्टली होता क्या है। तो सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब आप सबको अभी फर्स्ट ईयर में प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्ड का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है। एक बार आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट अभी के लिए बस आपको ये समझना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड एक ऐसा लैंग्वेज होता है जहां पे हम प्रोसीजर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है जहां पे हम मेथड्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स एंड फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये एक वीक लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। अगर आप सबको पता नहीं है तो हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में डिजाइन किए गए हैं। तो C is a general purpose procedure oriented language designed by Dennis Ritchie at Bell Labs in 1972 में इसको बनाया गया था। It is widely used for system programming, embedded systems, game development and application software। इन सब चीज़ों के लिए हम C लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। C लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं। अगर आप MSBT डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो ये सारे फीचर्स आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहला फीचर होता है इट इज सिंपल एंड एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक बहुत ही इफिशिएंट लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आप इसको बहुत इजी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। स्ट्रक्चर को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो या तो टॉप डाउन अप्रोच होगा या बॉटम अप अप्रोच होगा। अब ये टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल प्रोग्राम लिखा गया है प्रिंट ट्राई प्रोग्राम इज प्रो का, ठीक है। मैं इसको एडिट करके मान लो कि यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम मैं रन कराऊंगा और हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पे ये प्रिंट हेलो किस तरीके से हुआ? सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के क्रॉलर ने, क्रॉलर इन द सेंस कि जो हमारे प्रोग्राम के हर एक लाइन को जाके रीड करेगा, देन उसको इंटरप्रेट करेगा, तब जाके आपकी स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखता है। तो हमारा क्रॉलर जो है वो लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को रीड करता है। अब हमारा क्रॉलर लाइन बाय लाइन किस तरीके से प्रोग्राम को रीड कर रहा है? वो टॉप डाउन अप्रोच में जा रहा है या बॉटम अप अप्रोच में जा रहा है? तो सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे हम टॉप डाउन अप्रोच हमेशा फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में बॉटम अप अप्रोच होता है। सो सी लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम जितने भी फंक्शंस को लिखते हैं, जितने भी लूप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं, प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करते लिखते हैं।
थर्ड फीचर है पोर्टेबिलिटी। सी लैंग्वेज को हम किसी भी सिस्टम पे रन करा सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, सी लैंग्वेज में हम मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग मैलॉइक एंड फ्री मेथड्स का यूज़ करते हैं। हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग मैलॉइक या फ्री मेथड को किस तरीके से यूज़ करते हैं। रिच लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आपको इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो, अगर आप सी लैंग्वेज के रेफरेंस से देखेंगे तो ये सी लैंग्वेज में रिच लाइब्रेरी है, मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछोगे जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम किया, या अगर आप भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते होंगे, तो आपको इसकी लाइब्रेरी रिच नहीं लगेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बट अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी सी के रेफरेंस में इस स्कोप के अंदर बहुत रिच है। रिच का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं। इसके बाद फास्ट एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है सी लैंग्वेज का। ये कुछ की फीचर्स होते हैं सी लैंग्वेज के। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ सी। डैट मीन्स कि आप सी लैंग्वेज को लिखते कैसे। तो मैं यहाँ से भी सब हटा देता हूँ कोड से, मैं वापस कोड आपके साथ टाइप करूँगा ताकि आपको समझ में आए। स्ट्रक्चर ऑफ सी का मतलब ये होता है कि हमारा सी लैंग्वेज किस तरीके से लिखा गया है। अब देखो, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में ना हमारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये होता है हेडर फाइल्स। दूसरा पार्ट होता है मेन फंक्शन। तीसरा पार्ट होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। चौथा पार्ट होता है आपका फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, जो कि ऑप्शनल पार्ट होता है। अब देखो, सबसे पहले पार्ट पे आते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होते हैं? हेडर फाइल्स वैसे फाइल्स हैं जहां पे हमारे सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड मेथड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सी लैंग्वेज में किसी प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करना है या इनपुट लेना है यूजर से, स्कैनफ यूज करना है, तो स्कैनफ एक प्री डिफाइंड मेथड है, प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड मेथड है। ये सारे मेथड्स कहीं ना कहीं तो लिखे गए होंगे, कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। तो ये बेसिकली जो मेथड्स हैं जिस लाइब्रेरी में होते हैं, वो सारी लाइब्रेरीज, वो सारे क्लासेस जो हैं, वो सारे, हालांकि सी लैंग्वेज में कोई क्लास नहीं होता है, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी लाइब्रेरीज हमारे हेडर फाइल्स में मौजूद होती हैं। अब हेडर फाइल्स क्या एक तरह के होते हैं? नहीं, हेडर फाइल्स मल्टीपल तरह के होते हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हेडर फाइल्स हम बनाया गया है हमारे सिस्टम में, और हेडर फाइल्स आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अ हेडर फाइल इन सी इज अ फाइल दैट कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, macros and constants that can be included in multiple programs. It usually has .h extension and allows code reusability by preventing the need to rewrite common functions. दो टाइप के हेडर फाइल्स हैं, एक है प्री डिफाइंड, एक है यूजर डिफाइंड। मतलब प्री डिफाइंड जो सी कंपाइलर हमें देता है, और यूजर डिफाइंड मतलब जो हम प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाया जाता है। अब कुछ प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स हैं जैसे stdio.h, जिसमें हमारे सारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी है, मैथ है, स्ट्रिंग है, टाइम है, conio.h, ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अब ये सब चीज़ें ना आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे वैसे वैसे हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हेडर फाइल्स किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, और जब मैं आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद हेडर फाइल्स को हम लिखते कैसे हैं? तो हेडर फाइल्स को लिखने के लिए मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्रामिंग बताता हूँ। मान लेते कि मुझे यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा सी लैंग्वेज में। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं प्रिंट एफ का यूज़ किस तरीके से करता हूँ, बट अभी के लिए हम लोग बस समझते हैं कि प्रिंट एफ हमारे स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है? आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। देखो, हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है? हैश इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम जिसको कहते हैं, जो हमारे हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। तो हैश इंक्लूड कंपलसरी है लिखना। उसके बाद आपको टैग ओपन करना है, और इसके बाद आपको अपने हेडर फाइल्स का नेम देना है। मान लो stdio.h मैंने दे दिया, जिसके अंदर मेरा printf, scanf, ये सारी चीज़ें मौजूद है। देखो, stdio.h के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, printf, scanf, gets एंड puts, ये सारी चीज़ें होती हैं हेडर फाइल्स के अंदर। हम हेडर फाइल्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक फाइल में, एक प्रोग्राम में मल्टीपल हेडर फाइल्स भी हमारे पास हो सकते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम के नीचे आते हैं। प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन फंक्शन, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। मेन फंक्शन का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सामने एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो लिखेंगे आप इस मेन फंक्शन के अंदर वही एग्जीक्यूट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन हमारे प्रोग्राम में 3 तरह के होता है, अभी आपकी बुक में भी नहीं दिया गया हुआ। सबसे पहला फंक्शन होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन, आप इसको फंक्शन भी नहीं कहते, ये है आपका स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जहां से आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। दूसरा फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शंस आप अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। और तीसरा होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम कभी भी दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं, ये याद रखना। मेन फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपना मेथड डिफाइन भी कर रहे, कोई नए मेथड्स को बनाए, तो वो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होगा, वो फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर कॉल होगा, बट वो डिफाइन होगा मेन फंक्शन के बाहर। मेन फंक्शन को हम किस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मेन फंक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इंट मेन, ठीक है। हर फंक्शन के बाद, अगर आप प्रोग्रामिंग में एकदम नए हैं, तो हम ये पैरेंथेसिस ब्लॉक यूज करते हैं। इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट भी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। ये होता है पैरेंथेसिस ब्लॉक। इसके अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हैं, आप इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज पास करते हैं, वाइल डिक्लेरेशन और वाइल कॉलिंग। आप डिक्लेरेशन के टाइम पे भी इसमें फंक्शन वैल्यू को पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, या फिर आप कॉलिंग के दौरान भी इसमें पैरामीटर्स पास करते हैं। बट मेन फंक्शन में हम यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देते हैं। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये स्कोप ऑफ प्रोग्राम डिफाइन करता है। स्कोप ऑफ प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन करेगा। ये कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब है कि ये हमारे मेन फंक्शन का पार्ट है। इसके आगे अगर हम कुछ और लिखेंगे तो वो उस ब्लॉक का पार्ट होगा। तो कर्ली ब्रैकेट हमेशा हमारे ब्लॉक को डिफाइन करता है। इस तरीके से हम मेन फंक्शन लिखते हैं। अब देखो, कहीं कहीं ना मेन फंक्शन को 2 तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने इंट मेन फंक्शन लिखा है। मतलब क्या, इंट जो होता है एक ऐसा रिटर्न टाइप है जो हमारे वैल्यूज में रिटर्न करेगा, हमारे प्रोग्राम में रिटर्न करता है। तो इंट मेन जो होता है वो बहुत कॉमन मेथड है, बहुत कॉमन तरीके से हम लिखते हैं, बिकॉज इंट जो है वो हमेशा रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। आप मोस्ट ऑफ द टाइम पे एग्जीक्यूशन के लिए रिटर्न 0 कर सकते हैं, राइट, जो जनरली मॉडर्न प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं। बट आपने बहुत जगह पे देखा होगा वॉइड मेन भी। वॉइड मेन का मतलब ये होता है, वॉइड मेन कुछ भी रिटर्न, वॉइड का मतलब क्या, खाली। तो वॉइड मेन कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम मेन फंक्शन को 2 तरीके से डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पे वॉइड मेन भी लिख सकते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं। मान लो प्रिंटफ हमने किया हेलो वर्ल्ड। अभी मैं आपको प्रिंटफ की डिटेल नहीं बता रहा, सेमीकोलन देना बहुत जरूरी है हर लाइन के बाद। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पे इंट मेन भी लिखूंगा, यहाँ पे मैं इंट मेन भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने रन कराया, ठीक है, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो आपको इंट का यूज करना है। अगर आप कुछ वैल्यूज पे काम कर रहे होते हैं तो हम इंट मेन में ट्राई करते हैं कि हम स्टेटमेंट को रिटर्न करें, रिटर्न 0 लिख दें, या फिर जो भी वैल्यूज आप रिटर्न करना चाहते हैं वो रिटर्न करें। अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, अभी केवल आपको मेन फंक्शन देखना है, मेन फंक्शन क्या होता है, और मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सामने एग्जीक्यूट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ योर मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अब इसके अंदर मैंने एक चीज नहीं डाला है नोट्स में आपके, वो ये है कि आप यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद खुद का भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक मेथड बनाना है तो मैं यहाँ पे अपना मेथड डिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। इसके अंदर आप एक्सेस, स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, ये सब भी चीजें डाल सकते हैं। अभी मैंने इसलिए आपको ये चीज नहीं बताई है क्योंकि मैंने अभी तक आपको फंक्शंस नहीं पढ़ाया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नोट्स में फंक्शंस के बारे में नहीं दिया। बट जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको तो मैं फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, राइट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूरा नोट्स जो स्पेशली मैंने डिजाइन किया है आपके MSBT डिप्लोमा के लिए, और इससे भी डिटेल्ड नोट्स आने वाला, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ताकि उससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं और आपको और चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की प्रोग्रामिंग को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स इन सी, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट हम लोग कैसे लेते हैं सी में। मतलब हम अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे अपने आ चुके हैं। तो आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि सबको सी लैंग्वेज डिटेल्ड में MSBT के स्कीम के ऊपर पढ़ने को मिले। आज के लेक्चर के इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।